कल के दिन शालिनी पटेल को कुर्सी मिल जाए और शालिनी पटेल भूल जाए, तो क्या मेरे समर्थकों को मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए? क्या सवाल नहीं करना चाहिए? मरना पसंद है, पर दुश्मनों से समझौता करना पसंद नहीं। कि जब तक आप अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगी तो आरोप लगेगा। इसलिए चाहे मुझे फांसी में झूलना पड़े, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। शालिनी पटेल को बहुत ऑफर आए हैं कि मैं किसी के दुख में जाऊं और वहां मैं कैमरा लेके फोटो खिंचवाऊं। आज हमारे साथ हैं जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड के प्रभारी माननीय शालिनी सिंह पटेल जी। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं पॉलिटिक्स लेकर, राजनीति को लेकर के, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए उन पर हम शायद बात नहीं करते, उससे बचना चाहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम उनसे बात करेंगे और उनके जो राजनीतिक करियर रही है उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का और सभी प्रयागराज वासियों का, देशवासियों का, जनपद वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का। जी बोलिए। तो आप राजनीति में कैसे आए, किस उद्देश्य से आए, क्या लेके हम राजनीति में जाएंगे, क्या बदलाव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। मैं यूं कहूँ कि उनकी हत्या हुई थी, लेकिन हम लोग छोटे से गांव से हैं, तो ये तब समझ में नहीं आता था कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट दिखाया गया था। इसके बाद हम पढ़ते थे, लेकिन देखते थे कि कितना महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या हमें ही गांव में परेशान किया जाता था लोगों के द्वारा, क्योंकि हम अपने गांव से बाहर निकले थे पढ़ने के लिए। हम इलाहाबाद में भी आपकी पढ़ाई किए हैं। साइकिल से जब हम चलते थे तो बहुत तरह के कमेंट्स लोग करते थे कि उनकी बिटिया साइकिल से चलती है। आप समझ सकते हैं कि गांव की मानसिकता। इसके बाद मैं फिर जब मैं देखा कि लड़ाई हम ऐसे नहीं लड़ सकते हैं, तो हमने फिर उसमें जर्नलिस्ट हम बन गए। हमने इलाहाबाद एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ रहे हैं और लाइव टीवी समाचार की मैं सब की संपादक रही हूँ। कई मैंने पेपरों में काम किया। इसके बाद फिर जब मैंने देखा कि लेखनी को भी बंद कराया जा रहा है, यानी अभिव्यक्ति की जो आजादी उसको भी बंद कराया जा रहा है, चंद लोगों की वजह से गुलाम बनाया जा रहा है। यानी पत्रकार आज स्वतंत्र होकर नहीं लिख सकता। कितना भी बड़ा पत्रकार हो, कोई कहे कि मैं लिखता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ पत्रकारों की मजबूरी। अगर वो नेताओं की नहीं सुनते हैं तो उनका पेट कैसे चलेगा? देखिए सच्चाई है ये, क्योंकि उनको घर परिवार, अपने बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं उनको करना पड़ता है, उनके आगे नतमस्तक बड़े नेताओं के सामने होना पड़ता है। इसके बाद 2021 का समय था, 15 अगस्त था, मैं दिल्ली में थी। दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ मेरे बांदा जनपद का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क था, वहां पर 15 अगस्त का दिन था और 152 फीट का तिरंगा फहराया गया। बड़े गर्व का विषय था, हम लोग भी बड़े गर्व महसूस किए कि चलिए हमारे जनपद में पहली बार इतना बड़ा तिरंगा फहराया गया। लेकिन उसमें यह था कि राष्ट्रगान बज रहा था। मेरे यहाँ के मौजूदा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, एसपी और आपके डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, सारे लोग टहल रहे थे, वीडियो चल रहा। तो मैंने देखा तो एक तो देशभक्ति का जुनून था ही, खून खौल उठा कि यार ये कैसे है, राष्ट्रगान का ये लोग अपमान कर रहे हैं। जिस राष्ट्रगान को, जिस देश जो तिरंगा के लिए कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, 300 साल हमारा देश गुलाम रहा। हमने वीडियो वायरल किया और हमने एसपी और डीएम सबको भेजा। सोशल मीडिया में पोस्ट डाला कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। तो 19 अगस्त का दिन था। बांदा अशोक लाट हमारे यहाँ ऐतिहासिक अनशन स्थल है। 1966 में वहां पर कम्युनिस्टों पर गोली चली थी। हाँ, आगा खां एसपी थे, तो तब से वो पहले से बना था, लेकिन उसका यादगार पल कहा जाता है कि ये शहीद स्मारक स्थल है। वहाँ हमारे बांदा में जिसको भी न्याय नहीं मिलता है तो वहाँ न्याय की उम्मीद लगा के बैठते हैं। जैसे बांदा में आपके लखनऊ में इको गार्डन है, हम भी वहीं बैठे। हाँ, हम भी वहीं बैठे, 8-10 महिलाएं थी, हम ज्ञापन देने जा रहे थे। तत्काल मौजूदा जो कोतवाल थे शहर, भास्कर मिश्रा और आर के सिंह सीओ थे और सिटी मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग आए। हमको धमकी दे रहे थे, तो धमकियों से कहाँ डरने वाले हैं। जिस गांव में 12-12, 13-13 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उस गांव का खून में तो उबाल रहेगा ही। तो वो मुझे गिरफ्तार किए 151 में और जमानत नहीं दिए, मुझे जेल भेज दी। हमने कहा ठीक है, हम जेल से कहाँ डरते हैं। जेल भेजा उन्होंने। फिर मेरी 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन था, एक दिन पहले है। हाँ, हम वो मतलब जेल से रिहाई हो गई, जमानत मिल गई। इसके बाद हम अनशन पर बैठ गए वहीं
लगभग 22 दिन हम अनशन पर बैठे थे। इसके बाद वहाँ के डीएम को हटाया गया और जो मौजूदा एडिशनल एसपी थे उनको सस्पेंड किया गया। न्याय मिला, लेकिन जो उम्मीद थी मुझे वो न्याय नहीं मिला। जो आरोपी थे राष्ट्रगान का अपमान करने वाले, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। होना चाहिए, देखिए नहीं, सरकार यही मौजूदा जो भाजपा है वही थी। और देखिए सरकारें कोई भी आए, बड़े बड़े वादे तो करती हैं, देशभक्ति का नाटक तो करते हैं मंचों से, लेकिन हकीकत में उनके अंदर एक भी देशभक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि कैसे देश आजाद हुआ। क्योंकि उनके घरों के लोग, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उनका योगदान रहा हो। जिनका योगदान है वो आज भी बेचारे घूम रहे हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हर जिलों में है, उनके परिवारों को कोई पूछता नहीं है। सच्चाई यही है। तो देखिए फिर हम वहां से, फिर मेरे अनशन में आई कृष्णा पटेल जी, जो अपने दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आई और हमसे मुलाकात की। हमको बोला कि आप पार्टी में आइए। हम पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन हमको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो हमने पार्टी छोड़ दी। तो क्या चीज समझ में नहीं आया, फिर क्या सोचे अब गई थी पार्टी में? नहीं, मेरा पहला था ना, मुझे तो मालूम नहीं था ना कि राजनीति का काका काका क्या होता है। तो हमने कहा चलिए, अगर मेरी कलम को चुप कराया जाता है तो मैं, हो सकता है इस मंच से मैं अपनी जनता की आवाज बन सकूं, गरीबों की, महिलाओं की, शोषितों पीड़ितों वंचितों की, पत्रकारों की आवाज। लेकिन मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया पॉलिटिक्स के बारे में। तो फिर मैंने पार्टी छोड़ दिया। और सुल्तानपुर से मैं चुनाव भी लड़ी थी। हाँ, मैं जाकर के लड़ गई थी। नहीं नहीं, विधानसभा का मैं लड़ी थी 2022 में। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से मेरी मुलाकात होती रही और उन लोगों ने बोला कि आप आइए, और मैं गई। मुझे जो सम्मान जेडीयू में मिला है शायद मुझे कहीं नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं गई, ज्वाइन किया, तुरंत मुझे महिला मंच का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया। लगभग मैंने 3 साल तक काम किया महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इसके बाद फिर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी बना दिया। नीतीश जी ने हमारा बहुत सम्मान किया। मैं आज की घटना बता दूं, आज मैं थी वहाँ कैमूर में, हाँ कैमूर विधान नहीं, कैमूर जिला और विधानसभा चैनपुर 206 में। जमा खान जी वहां से हमारे जेडीयू के प्रत्याशी हैं। मैं मंच पर थी और मैं बैठी, और जैसे नीतीश जी मुझे देखे कि बैठी है तो मुझे तुरंत बुलाए, शालिनी आगे आओ। लेकिन वहाँ पीएसओ गार्ड वगैरह थे, तो मैंने कहा ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। हम मुझे हमेशा बच्चों की तरह मानते हैं। मुख्यमंत्री हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रभारी हैं, माननीय श्रवण कुमार जी, जो नालंदा से, सोचिए कि 7 टाइम विधायक है, फिर से वो फिर से बनेंगे वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए हम लोग लड़ाई लगातार, मेरे ऊपर 7 मुकदमे लगे। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर दूं जी, मेरी उम्र 32 है। और इतने में अभी इतने केसेस हो चुके हैं? हाँ, हो चुके हैं। देखिए केस ये पता है क्यों होते हैं? केसेस हो रहे हैं किस तरीके नहीं, जैसे आईटी एक्ट का हो गया। अभी मैं बता दूं, अभी 30 जुलाई की घटना, 29 की, हम लोग लखनऊ जा रहे थे, क्योंकि मेरे ऊपर लगातार मुकदमे लग रहे थे। तो हमने ऐलान किया कि हम विधानसभा के बाहर बैठेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा संवैधानिक अधिकार, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो हम लोग जा रहे थे, तो मेरे यहाँ के एसपी और एडिशनल एसपी सारे लोगों ने पता नहीं क्या कौन सा ऐलान किया कि मेरे घर के बाहर, सोचिए 4 बजे 5 बजे दिन से मेरे मोहल्ले को, मेरे घर को छावनी बना दिया पुलिस ने। और इसके बाद मैं जैसे निकली कि मैं जा रही हूँ स्टेशन में अपने समर्थकों के साथ, और मैंने बस भी बुक किया, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया रात लगभग 1:20। इसके बाद ये लोग मध्य प्रदेश ले गए, हमको इनकाउंटर की धमकी दे रहे थे कि इनकाउंटर कर देंगे। मैंने कहा कर दो, हम डरने वाले नहीं, क्योंकि सरदार पटेल के हाँ, तो मैंने कहा कर दो ना, सरदार पटेल के वंशज अगर धमकियों से डर जाएंगे और मौत से डर जाएंगे, तो सरदार पटेल के वंशज हम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम डरते नहीं है, क्योंकि देश में एक ही सरदार है। इसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ सुबह 8:55 में एक रिक्शे वाले से बुला करके रंगदारी का मुकदमा लगवाए, 5 लाख SC ST। जबकि उस FIR में कोई, जो भी पढ़ रहे सब हंस रहे। वो कह रहा है, जो लगाया उसकी पत्नी कह रही कि हम शालिनी पटेल को जानते ही नहीं, और 5 लाख रुपए बिना जाने समझे। आजकल कोई 5 रुपए नहीं देगा, 5 लाख हमको कोई दे देगा? आप ही लोग बताइए। तो लेकिन ये है कि न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा था, और मुझे 11वें दिन बेल मिल गई थी, और मैं आ गई थी जेल से बाहर। और आज भी मैं बोलती हूँ, जब जिसको गिरफ्तार करना हो कर लीजिएगा, लेकिन शालिनी पटेल है, मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं आज भी लड़ती हूँ। जितने मुकदमे लगे जनता के लिए लगे, और लगे कितने लगाएंगे। मैंने बोला जेल मेरा घर है, मुकदमे मेरे गहने हैं, जितने लगाना हो लगा दो। कभी बोलेंगे कि जिला बदर कर देंगे, हमने कहा जितना उपाय करना हो कर लो,
लेकिन मुझे भारत के न्यायालय पर भरोसा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था ठीक है आपके जिले में नहीं है, लेकिन देश में न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया, महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया, तो सारे जो अधिकारी हैं, महिला आयोग है, सारे लोग मेरा सपोर्ट किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने एक लेटर भेजा यहाँ से बाय डाक और उन्होंने पीआईएल दाखिल कर लिया। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। और देखिए मैं यही कहना चाहूंगी युवाओं को, महिलाओं को, कि आप लोग दुनिया क्या बोलती है उस पर मत जाइए, क्योंकि दुनिया उसको बोलती है जो कुछ काम करते हैं। देखिए शालिनी पटेल किसी राजा के घर पे जन्म नहीं लिया है, लेकिन मेरे पिताजी किसी राजा से कम नहीं थे, किसान थे, और किसान से बड़ा राजा इस देश में कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे संस्कार दिए, मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाइयों ने, तभी आज हम यहाँ हैं और आपके सामने बैठे हैं। देखिए मुझे काठमांडू की धरती पर बहुत सम्मान मिला, 192 देश के लोगों के बीच में मुझे मंच मिला। क्यों? ये देन थी माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि जेडीयू की तरफ से मैं गई थी। तो बहुत सोचिए कि मुझे इतना जो सम्मान मिला है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता नीतीश कुमार जी के, श्रवण कुमार जी की देन है, मेरे माता पिता की देन है, मेरे साथियों की देन है, पत्रकार साथियों की देन है, क्योंकि मेरी आवाज को उन्होंने देश विदेशों तक पहुंचाया, तभी तो न्योता आता है वहां से। नहीं, ना जाने कितनी शालिनी पटेल घर पे कैद है, चूल्हा चौका कर रही हैं। तो शालिनी सिंह पटेल जी जेडीयू इतना प्रभावित क्यों कर रहा है आपको? क्योंकि और भी पार्टियां हैं जो महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें जी करती, जेडीयू में ऐसा क्या है? देखिए जेडीयू बातें नहीं करता है, जेडीयू करके दिखाते हैं। बिहार पहला राज्य है जहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज चुनाव में, 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया। और आप देखिए कि अभी 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। 10,000 रुपए वाले तो बहुत सारे विवाद हुए जी कि ये रेवड़ी है चुनाव जीतने के लिए, मतलब पूरे सोशल मीडिया अगर हम देखें। अच्छा आप बताइए कि 2005 में जो आरक्षण दिया था, 2005 के बाद, तो क्या वो रेवड़ी था? नहीं, आरक्षण बात नहीं हो रही, ये जो चुनाव के मैं समय वही में बोल रही हूँ, जो महिलाओं के लिए कि पैसे में लुभा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि क्या रेवड़ी था? जितना भी उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया सब रेवड़ी है। देखिए नीतीश कुमार जी पर बिहार की महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में जो बदलाव हुआ 20 सालों में, शायद और किसी के हाथों में सत्ता रहती तो बिहार की दशा और भी दयनीय होती। इसी बिहार को लोग किस नजरिए से देखते थे? अलायंस में बीजेपी है साथ में, देखिए बीजेपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरा मतलब है सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी से। मैं नीतीश कुमार जी की सिपाही हूँ, और मैं उनके सिद्धांतों पर चलती हूँ, उनकी विचारधारा को मैं फॉलो करती हूँ। और इन मतलब जेडीयू ने, नीतीश कुमार जी ने जितनी मुझे अभिव्यक्ति की आजादी दिया है, शायद मुझे कोई पार्टी नहीं देगी, क्योंकि आज मैं महिलाओं की आवाज, युवाओं की आवाज, पत्रकारों की आवाज, किसानों की आवाज में खुल करके बोलती हूँ, लिखती हूँ, आंदोलन करती हूँ। मुझसे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ भी जाती हूँ। क्यों? देखिए मेरी बुराई से भाजपा से नहीं, भाजपा के कुछ नेता, जो चंद नेता दलाल बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो यानी कमेरा समाज, किसानों के बच्चे हैं, जो गरीब घर से युवा है, महिलाएं हैं, वो आगे बढ़े, तो वो पैर खींचने का काम करते हैं। तो शालिनी पटेल तो बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मेरे खून में गद्दारी नहीं है। मैं जिसके साथ खड़ी हूँ तो फिर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, पर हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। देखिए एक सवाल मेरे ऊपर और मेरे बांदा में एक लांछन लगता है कि शालिनी पटेल समाज के अधिकारियों के पीछे पड़ती है। जब वो अधिकारी बन के आता है तो वो समाज का नहीं रह जाता है, ठीक है। हाँ, अगर समाज का अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा, तो शालिनी पटेल कैसे बर्दाश्त करेगी? मैंने कहा कि अगर मेरा भाई भी उस कैटेगरी में होगा, अगर वो किसी के साथ अन्याय करेगा, तो शालिनी पटेल अपने भाई के साथ नहीं खड़ी। ये मेरा सिद्धांत है, मैं लड़ती हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए मेरे रिश्तेदारों के आए कि वो ऐसे केस में फंस गया, मैं बिल्कुल मदद नहीं करती, ना मैं करूंगी। अगर आप गलत हैं तो मैं मदद नहीं करूंगी, अगर आप सही हैं तो मुझे चाहे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और आपके सवाल आप पूछिए। एक और चीज होता है, हाँ जैसा आपने कहा कि आरक्षण की बात आपने कहा, हाँ 2005 में दिया गया पंचायती राज में, हाँ और 10,000 रुपए दिया गया हाँ महिलाओं को, हाँ लेकिन बहुत सारे वादे किए जाते हैं, हम्म एक वादा नहीं किया, बहुत सारे वादे किए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। और अभी तो ये भी कहा गया है बिहार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है सभी लोगों में, तो बिहार राज्य में सभी जिलों में कंपनियां खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। क्या ये संभव है? नहीं,
नीतीश जी ने जो कहा है, मैं मोदी जी की तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं देखो नीतीश जी को मैं सिर्फ नीतीश जी की बात करूँ, नहीं, मैं नीतीश जी की बात करूंगी। और नीतीश जी ने जो कहा है, और जो कहा मतलब वहाँ फैक्ट्रियां आप जाएंगे तो सच में बन रही हैं, खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रोजगार प्लस सरकारी नौकरी देंगे, तो वो देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए वो भी पूरे किए, जो वादे नहीं किए वो भी उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी 2-2 लाख रुपए और महिलाओं को देंगे। जो महिलाएं 10,000 देने के बाद जिन्होंने अपना रोजगार स्टार्ट किया है उनको हम 2 लाख रुपए देंगे, और हमको ब्याज व्याज नहीं चाहिए। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं कि 10,000 रुपए नीतीश जी वापस ले लेंगे, जबकि नीतीश जी ने आज भी मंच से कहा है, मैं उस मंच पर मौजूद थी, कि 10,000 रुपए हम बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। बहुत सारे काम हुए हैं। और देखिए, मैं बस महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, युवाओं को, कि आप लोग लड़ाई लड़िए, पीछे मत हटिए। दुनिया क्या कहती है, आपका परिवार भी क्या कहता है, मत पीछे मत देखिए कि आपको लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका लक्ष्य अटल है, तो आगे जाइए। मैं बता दूं अपनी कहानी, मेरे लिए क्या मतलब, कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा महिलाओं के नाम से फेसबुक आईडी बना के क्या क्या लिखते रहते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो। अगर शालिनी पटेल गलत नहीं है तो फर्क क्यों पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ, आते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ये है कि चलो, कम से कम मेरा नाम तो ले रहे हो। नाम लेना अच्छी बात है ना। अगर विरोधी मेरा नाम लेने लगे तो मेरी तो ताकत और बढ़ रही है ना। तो विरोधियों ने ही मेरी ताकत बड़ी बनाई है, और बनाते रहेंगे। मैं उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि चलिए, मेरे नाम से अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप बढ़ रहे हैं, आपके लाइक आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो बढ़िया ना, शुभकामनाएं हैं मेरी। हो सकता है आपको कुछ रोजगार मिल जाए। कहते हैं आजकल इनकम भी आता है सोशल मीडिया से, हो सकता है मेरे नाम से आए तो अच्छा है ना, किसी का परिवार चले। जी। तो उत्तर प्रदेश में किसको फॉलो करती हैं? उत्तर प्रदेश में मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने बोला, मैं नीतीश जी और श्रवण कुमार जी के अलावा मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कभी ये होगा इस नेता के खिलाफ न बोलो, उस नेता के खिलाफ न बोलो। हम कह रहे हैं कि नेता का नाम मत लो ना, ये बोलो कि गलत के खिलाफ बोलो। चाहे वो गलत प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे राज्यपाल महोदय, अगर गलत करें तो मुझे लगता है कि शालिनी पटेल ही नहीं, देश की जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, और ये अभिव्यक्ति की आजादी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों ने दिया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सरदार पटेल, जीजाबाई, कितने महापुरुषों ने कितना संघर्ष नहीं किया इस देश के लिए। कितने लोग शहीद हुए, कुर्बानियां दिया उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लोग। तो हमें कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक नारा फेमस रहता है, हम लोग भी बड़े जोश के साथ नारा लगाते, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो व्यक्ति एक महामानव की मैं संज्ञा दे रही हूँ, भगत सिंह जी को 23 साल की उम्र में इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, कि आज की माँ, क्या आज का युवा झूल पाएगा? नहीं झूल पाएगा ना। लेकिन उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि मरना पसंद है, पर दुश्मनों से समझौता करना पसंद नहीं। एक और आरोप जी है जी, कि शालिनी सिंह केवल अपना दल इसके पीछे पड़ी रहती है। इसका मैं जवाब आपको दे रही हूँ। बिल्कुल, देखिए, शालिनी पटेल इसलिए मैं पीछे नहीं पड़ती हूँ, मैंने बोला कि जो गलत है उसके लिखा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर शालिनी पटेल आज कहती है कि यहाँ पर बैठ के कि मैं शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हूँ, अब कल के दिन शालिनी पटेल को कुर्सी मिल जाए और शालिनी पटेल भूल जाए, तो क्या मेरे समर्थकों को मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए? क्या सवाल नहीं करना चाहिए? तो मैं क्यों ना सवाल करूं। जब आप 2012 में जब आप विधायक बनी, तो आपने कहा कि मैं युवाओं की, महिलाओं की, पटेल मतलब हर वर्ग की जो पीड़ित है, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगी। और कुर्सी मिलते ही आप किसकी लड़ाई लड़ी? बलरामपुर की घटना देख लीजिए, आपकी अजरौली में घटना देख लीजिए, कितने पटेलों का नरसंहार हो रहा। आप कहाँ जाती हैं? क्यों नहीं आप बोलते? आपको बोलना चाहिए ना। आपने कहा कि मैं जो है पटेल समाज की लड़की हूँ, पटेल समाज की बेटी हूँ, मेरा प्रभाव है। तो आपको प्रभाव कहाँ है? आपका वोट चाहिए पटेलों का, और आप काम किसके लिए कर रही हैं? अगर आप ये देखिए, आरोप ये लगेगा कि जब तक आप अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगी तो आरोप लगेगा। अगर आपको लगता है कि आरोप ना लगे, तो आप जिस तरह जो आपके तेवर 2012 में थे उसी तेवर पे आ जाइए। पूरा पटेल समाज ही नहीं, हर समाज आपके साथ खड़ा होगा। शालिनी पटेल के साथ जिस तरह लोग खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े होंगे। क्या शालिनी पटेल केवल पटेलों की नेता बनेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, मैं हर समाज को लेके चल रही हूँ। मेरे साथ देखिए,
हर समाज है, चाहे जिस समाज को आप देख लीजिए। और मैंने पता है पीड़ित की जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, अगर पीड़ित मेरे दरवाजे पर आया है तो शालिनी पटेल उसकी मदद किया। और मैंने बोला कि ये जो मेरे मुकदमे लगे हैं ना, ये जनता के लिए लगे हैं, और भी जितने लगाना हो बांदा पुलिस को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, जितने लगाना हो मुकदमे लगा ले, लेकिन जनता की लड़ाई शालिनी पटेल लड़ना नहीं छोड़े। मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं चैलेंज नहीं करूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए चाहे मुझे फांसी में झूलना पड़े, जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा मैं तैयार हूँ, लेकिन समझौता अपने जनता के लिए मैं किसी भी नहीं करूँ, किसी से भी समझौता नहीं करूँ। और हाँ, शालिनी पटेल को कुर्सी प्यारी नहीं है, शालिनी पटेल को बहुत ऑफर आए हैं, आपको महिला आयोग में भेज देंगे, आप आइए ये पार्टी हमारी ज्वाइन कर लीजिए, आपको राष्ट्रीय कमेटी में ले जाएंगे, बहुत सारे ऑफर आते हैं। लेकिन मुझे ऑफर नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी ही नहीं चाहिए। कुर्सी अगर हम देखिए, हम कुर्सी में तब बैठेंगे ना जब हम अपनी जनता की लड़ाई लड़ें। और जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं अपनी जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो कुर्सी मेरी किस काम की है, क्या करूंगी उस कुर्सी का। सवाल आता है जी कि जो नेता होते हैं जी वो गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते जी अपने बहुमंजिला इमारत बना लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, जी लेकिन उस जो व्यक्ति होता है, जो शोषित होता है, उसका भला नहीं होता। देखिए शालिनी पटेल के पास जो गाड़ी है ना, मैं आपको खुलासा कर दूं, ये मेरे लोगों ने चंदा देके गाड़ी दिलाया है। और मेरा आज तक कोई मकान नहीं है, मैं किराए के रूम से रहती हूँ बांदा में, मैं अपनी बात कर लूं। और आप मेरे आएंगे, मेरे ऑफिस आएंगे, कभी देखिएगा, जो पीड़ित जनता होती है, मैं पूछती हूँ कि तुम लोग के पास किराया है कि नहीं है, मैं पूछती हूँ कि तुम लोग खाना खा के आए हो कि नहीं है। मेरे घर पे जो बनता है ना, मैं अपने कमरे में बैठा के खाना खिला देती हूँ। और नहीं, मेरे पास तो नहीं रहता, लेकिन अगर 100-50 पड़ा भी होगा, किसी के पास नहीं है तो मैं दे देती हूँ। कभी मैं चौराहे पर जाती हूँ, देखती हूँ कोई कपड़ा नहीं पहने, मेरे पास अगर देखूंगी 200-400 पड़ा है तो मैं खुद दुकान पे ले जा करके उनको दिला देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सोशल मीडिया में नहीं डालती हूँ कि मैंने उसको जूता दिलाया और मैं उसको साड़ी दिया तो मैं सोशल मीडिया में डाल दूं। और हाँ, एक मैं आपको बात बता दूं, घटना, मैं अपने क्षेत्र में कभी भी जाती हूँ, कोई घटना होती, आज तक मेरे सोशल मीडिया में आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी के मरने पर गई। मैं जाती हूँ लेकिन मेरी फोटो नहीं डालती हूँ कि मैं किसी के दुख में जाऊं और वहां मैं कैमरा लेके फोटो खिंचवाऊं, कि कितना गलत बात है ना। लेकिन आजकल के नेता, फैशन बन गया है। बहुत फैशन बन गया। मैं देख रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया, अपनी गाड़ी में अगर किसी ने बैठा के अस्पताल पहुंचा दिया तो फोटो, मैं, मुझे लगता है मैं दसियों बार अपने गाड़ी में बैठा के मरीजों को पहुंचाई हूँ अस्पताल, लेकिन मैंने कभी फोटो नहीं डाल। आप लोग देखते होंगे, मैं कभी नहीं डालती हूँ ना, मुझे पसंद है। अरे बताइए, मतलब मानव की सेवा करने में एक, क्या कहते हैं ना कि हम एक तो केला दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, हम खिंचवाते हैं, हम बता रहे हैं हम कब। जैसे हमने नीतीश जी का जन्मदिन मनाया तो हम लोग फिर 1-2 केला नहीं ले जाते हैं, कम से कम 1-2 कुंटल हम लोग फल बांटते हैं। तो हम बांटते हुए फोटो नहीं खिंचवाते हैं कि ले भैया पकड़ फोटो खींच, हम बांटते रहते हैं, जिसको पत्रकारों को खींचना है तो खींच लेते हैं। किसी को दे रहे हैं उसमें भी फोटो सुबह पेपर में छपने के लिए। क्या ऐसे संघर्ष करेंगे तो शालिनी पटेल को नहीं कोई जानेगा। हम लोग कोरोना में बांटे हैं, दूध तक हम लेकर के बांटते थे मार्केट से, पुलिस कर्मियों को मास्क बना के मैं बांटती थी, मार्केट से सामान खरीद के लाती थी, अपने पैसे से बांटती थी। लेकिन सोशल मीडिया मैंने नहीं डाला, नहीं डालूंगी। शालिनी पटेल करती क्या है और राजनीति छोड़ करके? देखिए, मैं राजनीति छोड़ करके बस समाज सेवा ही करती हूँ। और जो लोग मेरे ऊपर एक आरोप और लगाते हैं कि शालिनी पटेल के पास पैसा कहाँ से आता है, तो शालिनी पटेल के पास पैसा है ही नहीं है, सच बता दूं। जो लोग मेरी मदद कर देते हैं, जैसे पार्टी में है तो मैं बोल देती हूँ कि भैया जी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे, मुझे यहाँ जाना, भैया जी टिकट करवा दीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरी मदद कर देती हैं। तो मदद किसी से लेना मुझे नहीं लगता कि गलत है, हम किसी से छल कपट करके तो नहीं ले रहे हैं ना। और उसमें जिसको आरोप लगाना है तो लगाए, कोई कहता है 10,000 की साड़ी पहनती है, तो मैं बोलती हूँ ना भैया, आप लोग भी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से आप लोग भी ले लीजिए, आप भी पहनिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, भाई सबकी अपनी जिंदगी है। आज कितने साड़ी पहन कर आई हैं शालिनी? मुझे नहीं पता मैंने खरीदा ही नहीं क्योंकि गिफ्ट में मिलती है साड़ियाँ, दे देते हैं। जैसे महिलाएं भी, तमिलनाडु गई थी तो बहुत सारी महिलाएं जो है साड़ियां हमको दी थी, बहुत सारे शॉल देते हैं। जैसे बिहार गए किसी कार्यक्रम में तो दे देते हैं साड़ियां, तो पहन लेते हैं। हम कभी मार्केट से खरीदने नहीं जाते हैं। मैं अपने बांदा में 2-2 महीना मार्केट नहीं जाती हूँ, नहीं जाती हूँ मैं, कोई काम ही नहीं पड़ता मेरा। कोई है, कोई नेता की मार्केट नहीं जाता होगा, मैं नहीं जाती हूँ। मार्केट करता हुआ कोई नेता जल्दी दिखता नहीं है। अरे दिखते हैं भाई, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं ना। देखिए, मार्केट में गरीब दिखेगा, शोरूम में आपको गरीब नहीं दिखेगा। देखिए, फोटो नहीं आती किसी की। तो जरूरी है क्या कि कैमरा लेके जाने था, बताइए, हम लोग कैमरा लेके जाएंगे। जब कभी सवाल होता है तो कहते हाँ, हैं कि मैं उस फुटपाथ से खरीदा हुआ हूँ,
लेकिन जब जूते देखा जाता है तो भैया मेरी तो फुटपाथ की नहीं, आप देख लीजिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी। ना मैं फुटपाथ से, हाँ मैं लेती हूँ, लेकिन मैं लेती हूँ जरूर, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ कि मैं फुटपाथ पे देखो चप्पल ले रही हूँ तो फोटो खींच के डाल दूं कि मैं फुटपाथ से यहाँ से लाई थी। भाई हमारी देखो जितनी हैसियत है हम वही काम करते हैं। फुटपाथ में जो बैठने वाला वो सबसे ईमानदार होता है। जो फुटपाथ में आपको सम्मान दे करके आपसे बात करेगा ना, जो शोरूम का मालिक आपसे बात करेगा, उसमें दोनों में अंतर होगा। जो गरीब होता है ना वो स्वाभिमानी होता है, उसके अंदर भावना होती है मानव के प्रति, इंसान के प्रति। लेकिन बड़े शोरूम में आप जाइए देख लीजिए क्या उनकी भावना रहती क्या है। आज की राजनीति जो है हम्म। वो उन्हीं भावनाओं को नष्ट कर रही है? देखिए आज की जो राजनीति है ना वो एकदम व्यक्तिगत जीवन पर लोगों की आ गई है। कोई विकास के नाम पर बात नहीं करता है कि हमको क्या करना चाहिए, किसी ने क्या किया उस पर नहीं। वो ऐसा है, आप देख रहे हैं ना कि मंगलसूत्र, भैंस, क्या क्या, ये कोई राजनीति है? बड़े बड़े देश में बैठे सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर अगर बैठने वाले लोग अगर ऐसी घटिया मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति या महिलाओं के श्रृंगार के प्रति, अदर पार्टियों के प्रति, ये मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। हम किसी, आप मेरे हमेशा भाषण सुनते होंगे, हम कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाते। मुझे लगता है जाना भी नहीं चाहिए किसी के व्यक्तिगत जीवन पर। हमें मुद्दों में राजनीति करना चाहिए। देखिए आप देश के युवाओं को, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं? नहीं मैंने नाम नहीं लिया किसी, नहीं नहीं, देखिए बहुत सारे नेता बोलते हैं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। बहुत सारे नेता उल जलूल जो है बयान देते हैं। अभी आज मैं देख रही थी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी का कि निर्दलीय भगवान की भी औकात नहीं है कि निर्दलीय जीत जाए। तो बहुत सारे नेता हैं, नेताओं की देखिए मुझे लगता है कि आजकल के जो बड़े बड़े नेता है ना उनका कोई आचरण नहीं बचा है। वो कुछ भी बोल देंगे मंचों से, उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि उन्हें क्या बोलना। देखिए देश में आज जरूरत है रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा की। आप गौशाला में देख लीजिए क्या हालत है गायों की, 20-20 गाय मरी हैं, सड़ रही हैं, लाशें सड़ रही हैं, गाय तड़प रही, कौन ध्यान देता। हाँ लेकिन फेसबुक में जो जाएंगे चना गुड़ खिलाएंगे, फोटो डाल देंगे कि आज हमने गाय की सेवा की, आज हमने गाय को जो है नहला दिया। लेकिन सच्चाई क्या है जमीन में देखिए। क्या युवाओं की जरूरत नहीं, युवाओं को जरूरत नहीं है रोजगार की? क्या महिलाओं को जरूरत नहीं है शिक्षा की? क्या आज जो पलायन कर रहा है हमारे भाई, आपको पता है मैं देखती हूँ 16 साल का लड़का रहता है वो भी कहता है दीदी हमको कमाने जाना है बाहर, दीदी क्या करें, घर कैसे चलाएं। बहुत सारे युवाओं को फोन आता है दीदी कुछ काम दिलाई। हमने कहा बेटा हम खुद बेरोजगार है तो कहाँ से करें। जी राम मंदिर बनने से जी। क्या उत्तर प्रदेश में विकास बढ़ा है? देखिए वो आस्था का विषय है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करती। सब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरीके से राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास बढ़ा है, देखिए कहीं ना कहीं बिहार में राम जानकी मंदिर बनने से देखिए नहीं कहीं ना कहीं तो है। देखिए जब जैसे प्रयागराज का महाकुंभ था, कितने लोगों ने पैसा नहीं कमाया, कितने लोगों को, ईमानदारी से बता, नहीं मतलब रोजगार की बात ही मैं करूं, उनका पेट चला कि नहीं चला। जैसे राम मंदिर, नहीं राम मंदिर में आप देखिए कितनी दुकानें लगी, क्या लोगों को रोजगार नहीं है? वो एक तरह से है कि नहीं, आप ही बताइए। तो देखिए वो धार्मिक है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। और देखिए धर्म हमेशा सर्वोच्च था, क्योंकि धर्म है मानवता का, मानव धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम जब किसी की मदद करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति नहीं देखते हैं। शालिनी पटेल कभी किसी की जाति नहीं देखी है। कोई पीड़ित आया है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ भी करता है तो अच्छी बात नहीं। भाई देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको मानते हैं उसको, मैं कह रही हूँ कि हम नहीं मानते हैं ठीक, लेकिन हम किसी की आस्था पर ठेस हमें लगता नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और देखिए राम मंदिर की रही बात, तो कहीं ना कहीं तो लोग बहुत सारी दुकानें रखे हैं, अयोध्या में कहीं ना कहीं विकास हुआ है। मैं स्वयं गई, और आस्था का विषय, किसी की आस्था से खिलवाड़ मैं नहीं करती, मैं मानती हूँ सबको। क्या युवा ज्यादा रोजगार पाए उसमें? नहीं हम ये नहीं कह सकते। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि युवा को रोजगार मिला या बुजुर्गों को मिला। देखिए युवा इस देश का मालिक है, उसको रोजगार चाहिए, क्या चाहिए युवा खुद तय कर लेता। अगर कुछ कोई बोल देता तो वही युवा आके कमेंट्स करते हैं उल्टा सीधा, आप लोग देखते हैं, तो हम नहीं बोल सकते। युवाओं को रोजगार की जरूरत है इस देश में, सरकार किसी की भी आए लेकिन रोजगार की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या कितना तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं की सेफ्टी नहीं है किसी भी राज्य में, मतलब जिस तरह से होना चाहिए वो सेफ्टी नहीं है। और बहुत सारे देखिए मुकदमे भी, हो सकता है महिलाओं को मेरी बात बुरा लग जाए, तो बहुत सारे केस महिलाएं भी जो फर्जी भी लिखवाती हैं, ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। और SC ST के जो केस है ना, वो मुझे लगता है कि 50% फर्जी भी हो रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा मेरी बात है, लेकिन सच्चाई यही है।
आज की जनरेशन में देख रही हूँ, लड़ाई हो जाएगी तो तीसरा व्यक्ति कहेगा अरे यार इसके खिलाफ SC/ST लिखवाओ, ठीक हो जाएगी। या महिला से आप 376 का केस करवा दो, 354 का, ये सब गलत है ना। मुझे लगता है कभी भी किसी इंसान को फायदा नहीं उठाना चाहिए। फायदा उठाने वाले व्यक्ति ठीक है, कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन तो आज चमक लेंगी कि हमने SC/ST लगवा दिया, जेल भेजवा दिया। परिणाम क्या होता है? अभी लखनऊ हाई कोर्ट ने भी देखा, एक वकील को 12 साल की सजा सुनाया, है ना। तो आज उसका करियर क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। तो कभी भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, या महिला होने का फायदा, या SC होने का फायदा, या युवा होने का फायदा, या बुजुर्ग होने का फायदा, कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हर व्यक्ति से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा नमक रोटी खा लेना, पर अपने सिद्धांतों से, मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना, उसके लिए चाहे जेल हो, मुकदमे हो, लाठी हो, लेकिन लड़ना सीखो। अगर लड़ना सीख गए तो हम हर जंग जीत जाएंगे, अगर लड़ना नहीं सीखे तो हम कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे, और लड़ाई हमें अपने घर से ही करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आज कितनी महिलाएं सेफ हैं? देखिए, अगर हम बोलना सीखे हैं तो सेफ हैं, बोलना नहीं सीखे हैं तो नहीं सेफ है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 5 साल की, 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। सेफ है तो फिर रेप क्यों हो रहा है? कहाँ सेफ? कहा जाता है कि जब से राम मंदिर बनाया, यानी राम राज्य आया है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं सेफ हैं, 12 बजे रात निकल जाती हैं घर से। ये 12 बजे रात निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये कुछ लोग जुमलेबाजी फेंकते हैं मंचों से, ठीक है। जो बोल रहे हैं ना, उनको बोलो कि अपनी महिला को, चलो बोलो कि 12 बजे रात के हाईवे में पैदल चली जाए, 1-2 किलोमीटर जाए ना। हम कह रहे हैं नहीं जाएंगी ना। देखो, मोहल्ले में जा सकते हैं, मैं भी कह रही हूँ, मैं भी 12 बजे रात के हाईवे में पैदल नहीं जा सकती हूँ। 12 बजे रात के, हाँ सुबह दिन में जा सकती हूँ, पर रात में नहीं जा सकती हूँ। देखिए, कुछ लोग जुमलेबाजी, चुनावी जुमला है, बहुत सारे लोग वादे करते हैं, क्या वादों पर खरे उतरते? नहीं उतरते ना। तो जुमलेबाज है। जनता को समझना है कि आपको क्या करना है, आपको रोजगार चाहिए या जुमलेबाज चाहिए, जनता खुद तय कर लेगी। मेरा आखिरी सवाल होगा जी, कि राइट टू प्रॉमिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो उस पे बोलते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, जनता को लिए रहना चाहिए। चुनाव के बाद उसी जनता को नेताओं से सवाल करना चाहिए। जिस तरह जनता आज नेताजी चुनकर आ गए, नेताजी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अरे सवाल करो कि 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, आपने जो वादा किया था कि इतनी सड़कें बनाएंगे, इतना पुलिया बनाएंगे, इतनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, कहाँ है वो? सवाल नहीं लोग करते हैं। सवाल नहीं करेंगे तो नेताजी दबा देते हैं, तो फिर डरो, करवा देते हैं। तो फिर केस से डर जाओगे तो फिर सवाल कहाँ करोगे? और इसी पे क्या एक कानून बनना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो जारी होता है, बिल्कुल बनना चाहिए, कि उसके अगर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, बिल्कुल तो उन पे देशद्रोह का केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि नेताओं की परीक्षा भी होना चाहिए, तब टिकट दो। आप पास करो। आज अनपढ़ लोग जाके सदन में बैठ रहे हैं, विधानसभा लोकसभा में, अनपढ़ लोग देश चलाएंगे, पढ़े लिखे क्या करेंगे? कहा जाता है कि जो पहले के नेता थे, जो पढ़े नहीं थे, वो अच्छे शासन कर रहे थे। देखिए भाषाएं उस समय ना तो आप थे ना मैं थी, सुन रहे। उस समय का जनरेशन क्या था मैं बता दूं, उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था इतना, तो लोगों तक बात नहीं पहुंचती थी। पत्रकार जो लिख देते थे वही लोग पढ़ते थे पहले की सरकारों में। हाँ हाँ, लेकिन तो क्या पहले के नेता पढ़े नहीं थे क्या? राजीव गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उनकी भी जो भाषा थी, तो उनको बोलना कहाँ आता था? अधिकतर आप देखिए ना, कहाँ अच्छे से, मतलब लेकिन जो बोलते थे, हाँ ये मैं कहूंगी कि उनकी जो भाषा थी वो अपने मर्यादा में रहते थे, और सदन का भी वो सदन में मर्यादा का पालन करते थे। लेकिन आज देखो, सदन में भी कोई मर्यादा नहीं बची है। चाहे मीडिया के माध्यम से ऐसी ऐसी भाषा बोली जाती है, और मंचों से ऐसी ऐसी भाषा बोली जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि नेताओं से, सभी नेताओं, सभी पार्टियों के, कि आप लोग अपनी मर्यादा ना भूलिए, मर्यादा में रहिए। देखिए, लड़ाई विचारधारा की है, पार्टियों की, व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। तो व्यक्तिगत जीवन पर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाती। राजनीति में महिलाएं कितनी सेफ हैं? देखिए, मैंने बोला कि अगर हम लड़ना सीखे तो सेफ हैं, लड़ना नहीं सीखे हैं तो नहीं सेफ। अगर हमें भूख लगी है, हम खाना नहीं मांग सकते हैं, और हम अपने खाने के लिए लड़ नहीं सकते हैं, तो हम सेफ कहाँ हैं? हम अपने घर पे ही सेफ नहीं। हमें लड़ना होगा। हर व्यक्ति को, जो बच्चा भूखा होता है, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं मांगेंगे तो हमारे अधिकार कौन दे देगा? कोई देना चाहेगा? कोई नहीं देगा। अगर हमें 4 भाई अगर होते हैं, एक भाई को अगर जेवर बहुत सारा मिल गया, तो अगर 3 भाई नहीं बोलेंगे तो क्या वो भाई देगा आपको जेवर? नहीं देगा ना। तो हमको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे घर हो,
चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जिला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो। हमें अपने हक अधिकारों के लिए सभी को लड़ना पड़ेगा, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुजुर्ग हो। लड़ना पड़ेगा, बिना लड़ाई के कुछ भी नहीं है, और जब तक जीना है तब तक लड़ते ही रहना है। बहुत सारी बातें हुई जी। और ऐसी क्या चीज है जो अभी तक शालिनी पटेल बारे में लोग नहीं जानते हैं? ऐसी कौन सी चीज है? मुझे लगता है मेरे बारे में तो सब कोई जानते हैं कि शालिनी पटेल किस तरह लड़ती है और लिखती भी है, डरती नहीं है लिखने से, चाहे मुकदमा जेल कुछ भी होते रहे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जो पब्लिक नेता। डोमेन में ना हो। मुझे लगता है सब कुछ जानते हैं, पब्लिक मेरे बारे में कुछ भी छिपा नहीं है। क्या नहीं पता होगा, आप ही बताइए, आप ही लोग को पता है, क्योंकि लड़ती हूँ। और तो मेरा कोई कुछ है नहीं है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मेरे पास कोई पैसा है। मैं तो लोगों से मदद लेकर के ही राजनीति कर रही हूँ। जहाँ मुझे जाना है मैं लोगों से मदद मांगती हूँ कि जो भैया मदद मुझे। करने वाले मदद मांगते हैं, हाँ। बाद में जब कुर्सी पाते हैं उसके बाद से उनकी लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल जाता है, हालांकि जनता के बीच में आना भी भूल ही जाते हैं लगभग लगभग। देखिए, मैं अपनी बात करूंगी, और ये मैं यूपी और बिहार दोनों को जी मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगी। तो शालिनी पटेल हमेशा बोली है, और आज भी आपके इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये वचन देती हूँ कि शालिनी पटेल कहीं भी रहेगी, अगर शालिनी पटेल की जनता पुकारेगी तो शालिनी पटेल साथ में खड़ी मिलेगी। मैं कुछ भी बन जाऊं, और जो कुछ बनूंगी वो शालिनी पटेल की कोई भी योगदान नहीं, वो जनता का योगदान होगा। जो मैं कुछ बनना मतलब मैं आज भी यहाँ पर हूँ, ये मेरी जनता की देन है, मीडिया की देन है, क्योंकि जनता मेरे साथ नहीं होती तो शालिनी पटेल कोई भी लड़ाई नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया है जो उन पर लगते हैं, लेकिन आज जो मैं हूँ वो मीडिया की देन है। मीडिया मुझे नहीं छापती, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मेरा सहयोग नहीं करती तो शालिनी पटेल को शायद ही जिले तक सीमित रखते। लेकिन आज देखिए, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आपका केरल हो, चाहे आसाम हो, चाहे आपका नेपाल हो, मुझे लगता है हर राज्यों में मैं अधिक गई हूँ। तो 4 ही राज्य बचे होंगे देश के जो मैं नहीं गई हूँ। मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और मंच पे स्थान मिलते हैं, सम्मान किया जाता है, हर जगह मेरा सम्मान हुआ है। आज तक मेरा अपमान तो नहीं हुआ कहीं, मेरी जनता ने हमेशा सम्मान किया। तो ये मेरे माता पिता की देन है, मेरे जनपद की जनता की देन है, उत्तर प्रदेश की जनता की देन है, जो आज मुझे लोग जानते हैं। और जनता ने मेरा हमेशा सहयोग किया। आपको बता दूं, मेरे साथ 5 लोग और जेल गए थे, 151 में 4 लोग गए थे, सोचिए। हाँ, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमको अपने बहन जी के लिए, अपनी बेटी के लिए अगर लाठियां भी खाना पड़ेगा तो हम तैयार है, कोई पीछे नहीं हटा। सोचिए, इतने लोग कोशिश किए हैं कि जब मैं जेल गई थी कि जेडीयू को तोड़ दें, लेकिन एक भी मेरे कार्यकर्ता को जेडीयू के कोई तोड़ नहीं पाया। मुझे बहुत गर्व है अपने जेडीयू के साथियों पर। जो नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वार्थ है, विचारधारा नहीं है। ये कैसा है कि आज हमको ये विचारधारा पसंद है तो कल हमारी विचारधारा पलट जाए। विचारधारा मिलता है बल दिया पार्टी। हाँ हाँ, ऐसे नेताओं को तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी को लेना भी नहीं चाहिए, और अगर दूसरी पार्टी ले लिया, अगर टिकट मिल गया तो पब्लिक को वोट ही नहीं देना चाहिए, नोटा दबा दो। क्योंकि उसका क्या विचारधारा, आज इस घर में कल उस घर में, उसकी कोई विचारधारा हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। मुझे पता है कितने लोग बुलाते हैं हर पार्टियों में, आपको गाड़ी देंगे, आपको ये बंगला देंगे, आप आज। मैंने कहा भैया मुझे नहीं आना, मेरी विचारधारा समाजवादी है। जनता कैसे तय करे कि वो सही व्यक्ति है, क्योंकि उसके बीच में जाता है, वो बातें करता है। बातों पर किसी की नहीं आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ मेरी भी बातों में जनता है, नहीं आना चाहिए। वो ये देखे कि कौन हमारे साथ खड़ा है। निर्दल जिता दो, निर्दलीय प्रत्याशी आए जिता दो, हम लोग जाते हैं। अच्छा बताइए, मेरे पास कौन सा कोई पावर है? मेरे पास सिर्फ जनता का पावर है। आज हम क्यों जा रहे हैं जनता के बीच में? क्यों जनता मेरे साथ खड़ी है? क्या शालिनी पटेल किसी को पैसा देती है क्या कि आज आंदोलन है तो आप आ जाओ? नहीं, शालिनी पटेल के साथ जनता खड़ी है और अपना किराया भाड़ा लगा करके आती है। मेरे साथ जुलाई 2023 में 19 जनवरी को बांदा जनपद से 4 बस जनता गई थी लखनऊ, घाटमपुर 2 बस गई। हम किसी को खाने तक नहीं दी, मेरे पास है ही नहीं, हमने पैसा तक नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं। सोचिए कि लोगों से मैंने चंदा मांग करके बसों का किराया दिया था। लोग नहीं बताएंगे अपनी बातें, लेकिन मैं बता रही हूँ खुल के कि लोग मेरी मदद करते हैं, मेरी जनता मदद करती है। सोचिए, यहाँ तक कहती है मेरी कार्यकर्ता कि दीदी अगर ऑफिस का किराया नहीं होगा तो आप बताइएगा, हम लोग 100-100 रुपए चंदा करके आपको दे देंगे। सोचिए, मुझे कितना गर्व है अपनी जनता पर। और आपके सवाल जो बचे हों, और वहीं पे देखा जाए तो बॉलीवुड हो, हाँ, चाहे भोजपुरी हो, साउथ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस आ रहे हैं, और जो उनकी भाषा है उस पर क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो देखिए मुझे फूहड़ गाने पसंद नहीं है, बहुत मुझे गंदे लगते हैं। जो उनकी ड्रेस रहती है वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है हमारे भारत के संस्कृत के भारतीय संस्कृत के अनुकूल है वो सब, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। आप किस तरह आज जो गाना बन रहे हैं, आज जो मूवी बन रही है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं। बहुत आज देख रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। राजनीति में आया, ये राजनीति में आया। नहीं, उन्हीं की उनकी भाषा एकदम टपरी छाप है। मैं देख रही हूँ ना, भी बिहार में देखो ना, एक मतलब मंच पर खूब एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, और पता नहीं कैसे कैसे। अभी एक मैं नाम नहीं लेती हूँ, एक एक्टर ने कहा उस दूसरे एक्टर को कि वो तो अपनी बहन को पता नहीं कब बीवी बना ले, बीवी को कब बहन बना ले। ये कोई भाषा है? आप ही बताइए ना, कैसी भाषा है ये? बिल्कुल गलत भाषा है, ऐसे भाषा। कौन सी में कहा था सारी गलत। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ ना, कि इनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए अब तुरंत गले मिल जाएंगे, तुरंत एक दूसरे के पैर छुएंगे, और बड़ा भाई छोटा भाई हो जाएगा, तो हम आपस में संबंध क्यों खराब करें? हाँ, एयरपोर्ट पे मनोज आपने देखा तिवारी ना, जी से सारे हाँ लड़के आपने रहे हैं। देखा ना, अखिलेश यादव जी को देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य जी को हाँ, देखा, तो दिन भर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, और जो हम मिलते हैं तो बड़ा हंस के गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े नेताओं से सीखना चाहिए कि हमें नेताओं के चक्कर में आपसी संबंध नहीं खराब करना चाहिए। नेता देखो एक दूसरे के जन्मदिन पर बधाई देते हैं, केक काटते हैं, साथ में खाना खाते हैं, घूमते भी हैं, और आपस में कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हो जाती है, जेल चले जाते हैं। बड़े नेताओं को कौन सा फर्क पड़ता है कौन जेल गया? लेकिन हाँ, जब हम जेल गए थे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे इसलिए जेडीयू फिर मैं कह रही हूँ पसंद है, कि हमारे हमारे ऊपर जब मुकदमा हुआ, जेल हम गए, तो हमारे माननीय मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार, तुरंत लेटर जारी किया, और उस लेटर पे जांच भी पुलिस की बैठ गई, मेरे बयान वगैरह हो चुके। तो मेरी पार्टी मेरे साथ हमेशा खड़ी है। मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी पार्टी खड़ी थी। मेरी मम्मी बीमार है, तो मैंने जैसे अवगत कराया कि बाबूजी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि तुम गाड़ी से मम्मी को लेके आ जाओ, और हम पटना में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। तो मुझे और इससे बढ़ के क्या चाहिए? मेरी पार्टी जब मेरे साथ खड़ी है, तन मन धन से खड़ी है। और आपकी सवाल? जेडीयू में स्वतंत्र हैं महिलाएं हाँ, बोलने के लिए, हाँ बिल्कुल, कुछ भी हम बोल तो सकती हैं। स्वतंत्र। हाँ देखिए, गलत के खिलाफ हम बोल रहे हैं भाई, जो गलत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब कुछ भी अनाप शनाप तो नहीं बोलेंगे ना। जो गलत है तो मैं बोल देती हूँ। मेरी पार्टी में अगर कोई गलत करता है तो मैं बोल देती हूँ कि आप यहाँ ठीक नहीं हो, यहाँ गलत कर रहे हो। मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर देती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये व्यक्ति ठीक नहीं है। देखिए सच तो बोलना चाहिए ना, सच क्या नहीं कार्रवाई बोलेंगे होती है? तो बिल्कुल कार्रवाई होती है, क्यों नहीं होगी? महिला बोल दे, नीतीश जी कार्रवाई ना करें? महिलाओं को कितना प्राथमिकता देते हैं। अब बताइए कि मैं आज ये मंच पर बैठी थी, बिहार में कितनी महिलाएं नहीं, लेकिन देखा तुरंत और हमको बोले कि अरे शालिनी आगे आओ। आप बताइए कोई कहेगा? एक मुख्यमंत्री हो गए, एक छोटी सी मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर मैं कहूँ, लेकिन उन्हें मुझे कितना सम्मान दिया, मुझे मंच पर बैठाया अपने मंच पर। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली, बांदा जनपद की, और मैं मंच पर बैठी। तो मुझे गर्व होता है अपने मुख्यमंत्री जी पर, अपने पार्टी पर, नेताओं पर। जब मैं ज्वाइन किया था जेडीयू, तो लोग हंसा करते थे मेरे ऊपर, पता है, अरे पता नहीं बिहार की पार्टी है ये, कहाँ ज्वाइन कर लिया है, इसका कुछ है नहीं है। लेकिन आज देखिए, वही जेडीयू घर घर पहुंच गया, जेडीयू के सिपाही तैनात हो गए, आज जेडीयू का झंडा घर घर पहुंच गया। आज लोग जुड़ते हैं, भाजपा सपा कांग्रेस जो है बीएसपी छोड़ के जेडीयू की सदस्यता लेते हैं। मेरे कार्यालय में बहुत सारे लोग लेते हैं, आए दिन पेपरों में खबरें छपती है। तो लोगों को ये विश्वास है कि शालिनी पटेल हमारे साथ खड़ी है, और कार्यकर्ताओं पर कोई बात होगी तो शालिनी पटेल साथ में खड़ी है, और मैं खड़ी रहती हूँ। मेरे भी एक कार्यकर्ता को जब वो ज्वाइन किया था, सोचिए वो भाजपा में थे, 2 दिन हुए थे ज्वाइन किए, और मैं क्षेत्र में थी, मेरे पास फोन आया कि दीदी उसको जो है नगर अध्यक्ष को, देवेश को पुलिस उठा लेगी। मैं तुरंत काम छोड़ के आई, और मैंने अपने उनको बोला जो गाड़ी चलाने वाले भैया को कि भैया तुरंत क्षेत्र वहां चलना है, बांधा। हम गए कोतवाली, और हमने पूछा चौकी इंचार्ज से कि हमने कहा तुम हमारे कार्यकर्ता को उठा क्यों लाए, क्या गलती थी उसकी, आप मुझे बताते। तो बोला कि वो दीदी मुझे नहीं पता था कि आपका कार्यकर्ता था। मैंने कहा बस यही गलत बोल गए, कि यानी मेरी हमारी पार्टी में जुड़ा है तो आपने मतलब आप उठा लाए, तो आप बता रहे हैं आपको पता नहीं था, लेकिन वही पार्टी में नहीं होता तो आप उसको उठा करके आप अभी तक चालान कर दिए होते या जेल भेज दिए होते, है ना? जो पार्टी का करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, हाँ, लेकिन जो वहीं पे आम आदमी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो वही ना, देखो पुलिस को पार्टी नहीं देखना चाहिए, कानून सबके लिए है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मजदूर हो। पुलिस ही नहीं मानती ना। आप देखिए ना, पुलिस का कितने वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। अभी कल मेरे यहाँ चित्रकूट में पकड़ा गया, 2 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 10,000, खूब पकड़े जा रहे हैं। पुलिस हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार देखिए चरम पर है। घूस इतना ले रहे हैं कि बिना घूस के काम नहीं हो रहा। सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है।
देखिए सरकार ने खत्म कर दिया है, लेकिन अधिकारी तो खत्म नहीं किए ना। जो स्थानीय नेता हैं, वो तो नहीं खत्म किए ना। सरकार वहां से देखने तो नहीं आ रही ना। भ्रष्टाचार तो करते रहे, पहले भी वही होता था। तो मैं वही तो बोल रही, देखिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो कार्यालय पर देखने नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। वो देखना चाहिए वहां के स्थानीय नेता हूँ, स्थानीय जो विधायक हैं, वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरे बुंदेलखंड में है, उनको टिकट मिलता है तो पहले तय हो जाता कि कौन सी खदान हम चलाएंगे, कितनी हमारी दारू की दुकानें हमारी होंगी। चुनाव जीतते हैं, 2 महीना बाद देखेंगे नेताजी का जलवा है, बालू की खदानें मिल गई, ठेका मिल गया, बस जनता मस्त पस्त है और नेता मस्त घूम रहे हैं। जिसके पास रहने का घर नहीं है, आज वो BMW में चल रहे हैं। जिसके पास अच्छा खाने का भोजन का जो अच्छा गेहूं नहीं रहा होगा घर पे, आज वो दिल्ली में फ्लैट पे रह रहे हैं। तो ये सब गलत बात है, ये मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। क्या बदलेगा? देखिए अगर पढ़े लिखे युवा सदन जाएंगे, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और महिलाएं आगे आएंगी, तो बदलाव महिलाओं को युवाओं को ही करना। कहते हैं ना कि देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो जब महिलाएं और युवा जागेंगे तो बिल्कुल बदलाव होगा, और बदलाव होना भी चाहिए। मैं तो देश की जनता से अपील करती हूँ कि बदलाव की ओर आप लोग आगे आइए और सब लोग मिल करके जो है बदलाव लाएं, और अपने भारत का इतिहास पुनः, जो अखंड भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, विक्रमादित्य का भारत था, सरदार पटेल जी का भारत था, उसी भारत को पुनः हम लोग लाएं। उसमें पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, म्यांमार भी आएगा। नहीं नहीं, सरदार पटेल के समय कहाँ पाकिस्तान था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ना तो उस समय आप थे ना मैं थी, आप और हम नहीं थे। जो हमको पढ़ाए गए इतिहास में वही बात करते हैं। तो जिसको स्वेच्छा से आना है, हमारे देश में उपद्रव ना करे, आए, स्वागत है। लेकिन कोई आ करके यहाँ पर फर्जी तरीके से रहेगा या वो फर्जी लोगों को परेशान करेगा, तो उसका स्वागत नहीं है। बिहार में FIR हुआ, हाँ, ये कहा गया कि 66 लाख मतदाता जो है उनको बाहर किया गया, लेकिन अभी भी एक भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई कि कितने फर्जी वोटर थे वहाँ पे, जो बाहरी थे, जो रोहिंग्या थे। तो हैं कहाँ वो? कहाँ पे हैं वो? हमें नहीं पता। देखिए बस यही मैं बोल रही हूँ ना, यही जुमले हैं नेताओं के। आप बताइए 66 लाख किसी राज्य से अगर फर्जी होंगे तो कहाँ है वो? रहते कहाँ थे? उनके घर कहाँ है? कहाँ गए वो? कहाँ गए, कहाँ वो? ये यही वो वीडियोज आए जो जिनके वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए, क्या उन्हीं को बाहर किया गया? मुझे लगता है कि मैंने अभी राहुल गांधी जी के मंच पर देखा था, एक महिला बोल रही थी कि मेरा नाम कट गया, और फिर बाद में बोली कि वो मेरा नाम कटा ही नहीं। ऐसे भी तो वीडियो आ रहे हैं। और जो दूसरी जगह पर मतदान कर रहे हैं, देखिए ये होता क्या होता मैं बता दूं कि जैसे मेरा नाम गांव में है, ठीक है, और चुनाव आया और मुझे बांदा से इलेक्शन लड़ना है एग्जाम्पल, तो मैंने वहां नाम जुड़वा लिया, मैंने वहां वोट किया, ठीक है, फिर मुझे चुनाव लड़ना है अपने बबेरू से, तो यहाँ भी नाम हो सकता है ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि मतदान तो एक ही जगह हम लोग कर पाएंगे ना। तो दिल्ली में करके आ रहा है, फिर यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पुराना है ना, जब दिल्ली इलेक्शन का होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो होता है भैया ऐसा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं गड़बड़? एक व्यक्ति 2 जगह मतदान कर रहा है, एक साथ तो नहीं कर रहा ना, एक ही वर्ष में कर रहा है, एक साथ तो नहीं कर रहा ना, तो डिफरेंस हमारे पास। हाँ हाँ, मैं कोई प्रत्याशी थी, हाँ मैं देखी हूँ। अच्छा बताइए भैया, अच्छा ये बताइए, 2 उंगली से क्या मतदान भी कर दिया होगा सांबी चौधरी जी का? अरे कुछ नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है हम ही लोगों से कि मान लो कि हम लेफ्ट और राइट ही भूल जाते हैं, कभी कभी लोग भूल जाते कि नहीं भूल जाते, आप बताइए। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हम बोलते हैं, लेकिन नहीं नहीं, वो सांबी चौधरी जी थे, समस्तीपुर जी की माननीय सांसद महोदय जी थे, और मैंने वीडियो देखा है। देखिए छोटा सा क्लिप, आदमी इतना सा क्लिप को निकाल के उसको बड़ा बना देंगे, लेकिन जहाँ बड़ा बनाना होगा ना, मेरे समस्तीपुर में वीवीपैट भी मिला है, तो उसकी जांच होगी, जो कुछ मिला है उसकी जांच होगी ना। कहाँ से आया होगा? अब ये तो वहाँ के लोग बता पाएंगे, वहाँ के मौजूदा अधिकारी बता पाएंगे, वहाँ के लोग। तो फिर एक्शन हुआ ना। देखिए नीतीश जी हैं, गलत के खिलाफ, कोई गलत करता तो छोड़ते नहीं है। अनंत सिंह का देखा, लोगों को कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, जेल पे है कि नहीं है। नीतीश जी ने अच्छे अच्छे गुंडों का खात्मा किया। क्यों नहीं प्रचार करने जाएंगे? देखिए जैसे मेरे ऊपर मतलब आरोप लगा कि शालिनी पटेल 5 लाख की रंगदारी, तो क्या साबित हो गया? वो नहीं हुआ ना। वही बोले कि साबित तो नहीं हुआ ना। जब तक अदालत साबित ना कर दे तब तक हम किसी को आरोपी नहीं मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मदद किए, तो साबित क्यों नहीं अदालत कर रही है? अदालत को तो नहीं कोई खरीदे ना।
नहीं तो सजा क्यों नहीं हुई? पुराने हो गए हैं तो सजा क्यों नहीं हुई? सजा सुनाना चाहिए ना वहां की अदालत को। जब तक सजा नहीं सुनाएंगे, पावर है। अरे ये बताइए, हर जगह पावर ही नहीं काम आता है। देखिए अदालत है, न्याय व्यवस्था ऐसा नहीं है, सब कुछ कहने से नहीं हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा हम ये बताए, अच्छा हमें को कल, देखिए हमें को कल के दिन कोई कह दे बाहुबली, तो देखिए बाहुबली उसी को कहते हैं ना जो गरीबों की मदद करता है, उसको लास्ट में बाहुबली। हमको लोग बोल देते बहू लड़ती है, लड़ाकू है, क्या क्या नाम दिए हैं बहाना में। तो क्या हम लड़ाकू हो गए? अगर अपने हक अधिकारी के लिए लड़ना अगर गलत है, तो जिसको सोचना है गलत है तो गलत है, लेकिन हमारे लिए सही, हम लड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं लोग मेरे बारे में बोल, सही है। हम देखिए हम बोल रहे हैं कि जब तक न्यायालय आरोपी नहीं साबित करता, तब तक चाहे मैं हूँ, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे वो लल्लन बाबू जी हो, चाहे कोई भी हो, तब तक मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ। लल्लन सिंह का जिक्र हुआ तो मैं एक सवाल और पूछता हूँ, जी। लल्लन सिंह को आरोप लग रहा है कि पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए ये तो मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं कह सकती हूँ। बड़े नेता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के, और जो है 20 ईयर से मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो खुद देख लेंगे। और 3-4 लोगों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। मैंने बोला ना कि आरोप लगाना बहुत आसान है। मेरे ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि शालिनी पटेल लग्जरी गाड़ी से चलती है, 10,000 की साड़ी पहनती है, फ्लाइट से चलती है। क्या करें? अब लोगों को नहीं देखा जाता तो भैया ना देखे, क्या करें, मजबूरी होती है कि मान लो मुझे 3,000 किलोमीटर जाना है। पार्टी सेफ है। हाँ मुझे तो लग रहा है कि पार्टी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी है भैया, पार्टी सेफ रहेगी, असली चाणक्य है वही। ये सब कोई जानता है, देश की जनता भी जानती है, बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश कुमार जैसा कोई दिलेर इंसान मिलेगा, कोई अपनी कुर्सी किसी को दान में देगा? आज तक बता दीजिए किसी नेता का जिसने दिया हो। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है। लोग कहते हैं कि चाहे कोई भी आए, कोई विपक्ष में रहे, देखिए विकास, विकास नीतीश जी विकास कर रहे हैं, ये सबको पता है कि जिस बिहार में लोग पैर रखना पसंद नहीं करते थे, आज उसी बिहार में लोग घूम रहे हैं। मैं खुद बिहार में, देखिए मैं चुनाव जब से आया तो मैं लगातार बिहार में हूँ। 12 बजे रात के भी मुझे अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है, जैसे 10 बजे खत्म हुआ चुनाव तो हम निकल आए। अब एक दिन हम जो है 2:30 बजे रात के प्रयागराज पहुंचे थे, निकल आए थे हम लोग 11-12 बजे। तो आप भी गए हैं बिहार, आप भी जानते हैं कितना बदलाव हुआ। उनके जैसा दिमाग, मैंने नालंदा जो न्यू विश्वविद्यालय आप देखिए, एकदम टू कॉपी है। क्या नहीं किया उन्होंने, लोग कुछ भी आरोप लगाए। नालंदा से कहा जाता है कि, और जब मैं वैशाली तक गया तो उन्होंने उधर से भी यही खबर है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपने क्षेत्र को विकास बहुत ज्यादा करते हैं। अपने घर का कौन विकास नहीं करेगा? आप ही बताइए ना। एक चिड़िया भी होगी वो भी घोंसला बनाएगी ना अपना, कि नहीं बनाएगी? पंचायत लेवल पे तो नहीं होता है। नहीं, कहाँ नहीं विकास हुआ? अच्छा ये बताइए, पंचायत लेवल मतलब ये भी बात कर रहा हूँ, पंचायत लेवल में लोग इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने गाँव को और व्यवस्थित बनाए? लोग क्यों नहीं सवाल करते? जब दारू मुर्गा लेकर के खा करके वोट देंगे, या वो जो चुनाव लड़ रहा है वो 10 लाख खर्चा करेगा, तो वो गांव का विकास करेगा कि अपना पहले 10 लाख निकालेगा? ये जनता क्यों नहीं तय करती है? आप जो है किसी गरीब को जिताइए चुनाव, किसी गरीब को लड़ाइए, देखिए कैसे विकास नहीं होता है। देखिए नेताओं से, इसलिए अब मेरी बात सुनिए, अगर शालिनी पटेल अगर 5 लाख रुपए, 5 करोड़ में टिकट लाएगी, तो आपको क्या लगता है कि शालिनी पटेल विकास करेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, नहीं करेगी। जिसको बुरा लगे तो लगे, क्यों? क्योंकि मैं पहले अपना 5 करोड़ निकालूंगी। यही सच्चाई है, लोग नहीं बोलते लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बुराई में स्वयं बोल रही हूँ। ये कहा जा सकता है कि टिकट बेची जा रही है। बिल्कुल बेची जा रही है, लेकिन मेरी पार्टी में मैंने अभी तक नहीं सुना है। आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी तक नहीं मैंने सुना। अब आगे क्या होता है? कोई और व्यक्ति लीजिए, कोई और है, मैं उससे पूछूंगा। हाँ। वो भी कहेगा कि हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। नहीं देखिए, मैंने मतलब सुना नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने आज तक नहीं सुना है। बाकी क्या होता है जो है जनता और ऊपर वाले माने नीतीश कुमार जाने, मैंने नहीं सुना तो मैं क्यों बोलूं। देखिए हर पार्टियों के बारे में लोग कहते हैं, देखिए जेडीयू के बारे में मुझे लगता है आप भी नहीं सुने होंगे कि टिकट की बात मैंने नहीं सुना। मुझे ही लड़ना है तो क्या मैं, मेरी हैसियत है कि मैं 5 करोड़ देकर के टिकट लाऊंगी अगर मैं लड़ूंगी? निशांत कुमार को एक फ्लैट गिफ्ट किया गया लल्लन सिंह के द्वारा, अब तब जाकर मंत्री पद मिला। नहीं, हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। कोई जानकारी नहीं है कि उनको गिफ्ट दिया गया फ्लैट। चैनल रिसर्च किया था, उसके बाद जो ये मीडिया में आया। कहाँ फ्लैट, तो कहाँ फ्लैट दिए हैं उनको, निशांत को? भैया मैं तो पूरा बिहारी घूम रही हूँ चुनाव में, मुझे ना तो कोई जो है, नहीं कोई विपक्ष के भी लोगों ने, नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि ना तो कोई विपक्ष के लोग हमको बताएं, ना तो हमारे पार्टी के लोग बताएं। बहुत सारे मीडिया बंधुओं से मेरी वार्ता हुई, बहुत सारे इंटरव्यू हुए, मुझे कहीं जानकारी नहीं मिली। हो सकता है ये मुझे नहीं जानकारी।
क्योंकि ये नेता हैं, हो सकता है दिए हों, क्योंकि दिए भी होंगे तो गलत है, क्योंकि निशांत जी का नाम प्रयोग करके अगर कोई आगे बढ़ा तो गलत है। निशांत भाई कभी नहीं ऐसा कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। क्या नीतीश जी चाहते तो क्या अपने बेटे को राज्यसभा भेज के क्या केंद्र मंत्री नहीं बना सकते थे? नहीं बनाए ना, उनकी महानता है। आरोप क्यों नहीं लग रहा है अभी तक नीतीश कुमार को? उनके जैसा मैं कहूंगी कि महान पुरुष हमारे यूपी में भी जन्म लेना चाहिए। यूपी में तो योगी बाबा हैं। मैं योगी जी की बात ही नहीं की, मैंने नीतीश जी की बात की है कि उनके जैसा महान पुरुष जन्म लेना चाहिए। क्योंकि मैं बिहार में काफी सोशल मीडिया पर आ रहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बिहार में आए। अरे चुनाव होता है तो सबको जाता है ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। यूपी में चुनाव होगा, गठबंधन है हमारा, तो नीतीश जी क्या नहीं आएंगे क्या? आएंगे नहीं कि उनके जैसा मुख्यमंत्री बिहार में हो। देखिए सोशल मीडिया के कुछ लोग देखो फॉलो करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अनुप्रिया जी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं पल्लवी जी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं अखिलेश जी को फॉलो करते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है ना, कौन किसको फॉलो कर रहा है। और योगी जी बस देखिए व्यक्तिगत में कहूँ तो मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं, अच्छे हैं। मैं बोलूँ नहीं, राजनीतिक भी अच्छे, मैंने बोला देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का रहा हो, लेकिन रोजगार के मामले में बहुत पीछे हैं और कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो जनता क्यों नहीं मांग रही है रोजगार? युवा लाठी खा रहे हैं, लखनऊ में जाते हैं तो उनको लाठियां पड़ती हैं। तो एक बार लाठी खा लिए तो शांत हो गए, एक बार लाठी, कई 10 बार खा लिए तो शांत हो गए। देश में सुनिए, देश में 300 साल तक लड़े हैं कि नहीं लड़े देशवासी? लड़े हैं कि नहीं लड़े? तो क्या हमेशा लड़ते रहना चाहिए? बिल्कुल, जब तक जीना तब तक लड़ना है, बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर युवा पीड़ित है, व्यवस्था बदलनी चाहिए या फिर युवा को लड़ना चाहिए? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं लड़ते रहना चाहिए। अरे भाई क्या व्यवस्था परिवर्तन कराने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा? तो व्यवस्था कब तक परिवर्तन करना पड़ेगा? जब तक देश की जनता एक नहीं होगी। सरकार कोई भी आती है, युवाओं के ऊपर लाठी पड़ती है। कह रही हूँ जब तक देश की जनता एक नहीं होगी, जब तक देश का पढ़ा लिखा युवा सदन नहीं जाएगा, विधानसभा लोकसभा, तब तक यही होगा। किसी की भी सरकार आ जाए। क्या अखिलेश सरकार में लाठियां नहीं पड़ी? क्या मायावती जी की सरकार में लाठियां नहीं पड़ी? किसकी सरकार में नहीं पड़ी है लाठियां? जब कहा जाता है कि राम राज्य है, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, कहने और करने में अंतर होता है ना। हम भी कह दें कि हमको पनीर बनाना आता है पर हमको नहीं आता है सच में, तो क्या कहने से बन गया? नहीं आता, मुझे नहीं आता है, मैं सही बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नहीं आता मुझे। कैसे बनाया जाता है? क्या बनाना आता है? मुझे मतलब ऐसे नॉर्मल आता है, जैसे मुझे रोटी बनानी आती है चूल्हे वाली, मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। कभी आएगा मेरे यहाँ, खिलाएंगे आपको। नहीं, मैं गाँव जाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। मुझे देखो सब कुछ आता है, चाहे गेहूं काटना हो, चाहे आपका महुआ बीनना हो, चाहे धान लगाना हो, चाहे कंडी बनाना हो, मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि मेरा जन्म गांव में हुआ है, मैं गांव की मिट्टी में ही पली बड़ी हूँ। मेरे यहाँ कहावत है कि बूढ़े बैल को हराई नहीं भूल जाती। तो मैं गांव में मेरा जन्म हुआ है। हम कहीं भी चले जाएं, देश या विदेश, लेकिन जो मेरा गांव का काम है, चूल्हा चौका बर्तन, ये मुझे कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं कभी भी जाऊंगी तो मुझे अपना काम याद रहता है। किसान के बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज कल हम कहीं बड़े शहर में रहने लगे तो एटीट्यूड से कि हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता। जो आता है हमको आता है। आज भी कोई कह देगा कि गेहूं या काट दो या आप घास काट दो, मैं काट दूंगी, मुझे आता है। जो नहीं आता मैं सीख लेती हूँ। कल मैं बिहार में थी और मुझे लहसुन लगाना नहीं आता था, एक महिला लगा रही थी तो मैं उससे सीख रही थी कि कैसे लगाया जाता है। जो नहीं आता तो सीख लेंगे। और आपके सवाल बचे हैं? सबसे स्वादिष्ट चीज क्या बनाती है? हमको रायता बनाना आता है और जैसे आलू बैगन का चोखा वगैरह हो गया, और आलू टमाटर वगैरह इस तरह की सब्जी वगैरह थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, मतलब खाना आता है मुझे बनाना। पनीर वगैरह क्या है ना कि मैं उस तरह कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करूंगी तो बन जाए। मुझे सब काम आता है। कोशिश करेंगे हम आपके हाथ पनीर। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ आज ही चलिए मेरे घर में, रात तक पहुंच जाऊंगी और बना के खिला भी दूंगी। खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल, हम लोग भी बनाते हैं खाना। बिल्कुल, हम देखो घर पे, मैंने बोला ना कि मैं गांव की मिट्टी पर पली हूँ, और मुझे गांव की मिट्टी में जो व्यक्ति रहा है, महिला हो या पुरुष, जो गांव के काम है, जो खेतों का काम है, वो कोई नहीं भूलता एटीट्यूड में। चाहे जो कोई बोले कि हमको नहीं आता है, ये गलत है। शुभम जो है और जी राजकुमार जी, इन दोनों को अलग अलग चलती है, बहुत चीजें बनाते हैं अलग अलग चीजें। बिल्कुल, वो पनीर कुछ अलग तरीके से बनाता है, इसका पनीर कुछ अलग तरीके से। हाँ तो होता है ना, मैंने बोल देखो रोटी कई प्रकार की होती है। एक तो हम लोग पानी वाली रोटी गांव में बनाते हैं, उसको बोलते हैं पनिहाई रोटी।
मेरे यहाँ बोलते हैं गाँव की कहावत में। एक आटा वाली बेल के रोटी बनाते हैं, है ना? और कोई-कोई रोटी होती है कि बिन तवा के भी बनती है, उसको हमारे अंकरी बोलते हैं मेरे यहाँ। तो कई प्रकार की रोटी है, लेकिन खाना तो रोटी है ना। दाल है, चाहे उसको फ्राई करो, ना फ्राई करो, या लहसुन से उसको फ्राई कर लो या जीरा से कर लो, हींग से कर लो, रहेगी तो दाल ही ना। पनीर को चाहे कुछ भी बना लो, नाम तो रहेगा ना, मटर पनीर या पालक पनीर, खोया पनीर, है ना? तो नाम उसका हो, लेकिन पनीर का तो नाम रहेगा ना। एक कहावत है कि पीपल का पत्ता कहीं भी उड़ के जाएगा ना, वो बजेगा पीपल का। शालिनी पटेल कहीं भी चले जाएगी, लेकिन जो गाँव का नाम है ना, वो मेरे गाँव का नाम ही पलरी रहेगा। और आपके सवाल? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत चलिए, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल न्यूज़, और ऐसे ही और कड़े सवालों के साथ मिलेंगे अगले बिल्कुल, पॉडकास्ट में हम। लेकिन शालिनी सिंह से हम, जो इन्होंने कहा है कि शालिनी सिंह बदलेंगे नहीं, इस पर हम सवाल करेंगे आपसे। बिल्कुल, जब भी मिलेंगे इस पे सवाल हम बिल्कुल, बिल्कुल। पूछेंगे, और जनता से मिलेंगे तो पूछेंगे कि शालिनी किस तरीके से काम कर रही हैं। आपने मुझे बोला था कि दीदी आइएगा तो फ़ोन हुँ, करिएगा, ध्यान था ना मुझे? हाँ, फ़ोन किए ना फिर आपने? हमने इसे कहा था, तो ये प्रयागराज में आते ही हमने कॉल किया, और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं भी निकलने वाला ही था, तो और आज मुलाकात भी हो गई। हुँ, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत सभी धन्यवाद। धन्यवाद।